के लिए धन्यवाद। क्योंकि यहाँ तक देखना यानी पूरे क्वेश्चन को रिवीजन करना है। इसमें इसमें से जो भी इस बार के जो एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है, वो पूरा पकड़ा जाएगा इस चैप्टर से। नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ ऊर्जा का ऊर्जा महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें 64 क्वेश्चन मैंने किया है, जिसमें से लगभग 5 से 10 क्वेश्चन 2026 के एग्ज़ाम में आने का बहुत ही चांस है। इस क्वेश्चन को पूरा देख लेने पे इसमें से 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम हूबहू वही आएँगे ही। इस एनर्जी से बाहर कुछ भी नहीं है। इसे पूरा देखने पे कम से कम 5 से 6 नंबर एकदम पक्का ही आएगा। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है फिज़िक्स का एनर्जी चैप्टर है। पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा राइट आंसर होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है लकड़ी, ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर सी। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर एक है हीलियम और ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है यूरेनियम और ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जो परंपराओं से चलता आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, ऑप्शन बी है तापीय ऊर्जा स्रोत, ऑप्शन सी है जैव मास अर्थात बायोगैस और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तापीय ऊर्जा स्रोत। हमारा राइट आंसर हो जाएगा तापीय ऊर्जा स्रोत। अगला प्रश्न है बॉयलर टाइप और कुकर के ऊपरी भाग में कांच का आवरण रहता है। इसका कारण है इसका कारण है कारण ए है इसका कारण ए है यह हवा को कुकर के अंदर रखता है जो भोजन पक रहा है। ऑप्शन बी है विकिरित हुई ऊष्मा को हानि को रोकता है और ऑप्शन नंबर सी है बॉक्स के भीतर धूलकणों को जाने से रोकता है धूलकणों को जाने से रोकता है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विकिरित ऊष्मा विकिरित हुई ऊष्मा को हानि को रोकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीनकरणीय स्रोत है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ है। ये जो क्वेश्चन 6 नंबर वाला है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है और इसका पूछने का तरीका भी अलग-अलग रहता है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीनकरणीय स्रोत है अथवा ऊर्जा का अनवीनकरणीय स्रोत है? ऑप्शन ऑप्शन एक है जैव मास तथा पेट्रोलियम, ऑप्शन बी है गोबर गैस और जैव मास, ऑप्शन सी है कोयला तथा पेट्रोलियम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोयला तथा पेट्रोलियम। यह है अनवीनकरणीय स्रोत। इसको प्राप्यता के आधार पे उत्पत्ति के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय। नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय। जिसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं नवीनकरणीय और जिसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते इसको बनने में कई साल लग जाते हैं तो उसे कहते हैं अनवीनकरणीय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से
कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा पर आधारित है? निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा पर आधारित है? सौर ऊर्जा पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी है पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी है नाभिकीय ऊर्जा और ऑप्शन डी है बायोगैस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जो ईंधन कार उत्पन्न करते हैं, जो ईंधन कार उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो ईंधन कार उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न गलती से लिखा गया है। इसमें कोई भी आंसर सही नहीं होगा क्योंकि शब्द गलत हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी है सूर्य, ऑप्शन सी है बायोगैस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अनवीनकरणीय ऊर्जा है अथवा नवीनकरणीय ऊर्जा है, ये पहले ही बताया गया है तो इसका आंसर आप गलती नहीं करिएगा। अनवीनकरणीय ऊर्जा है अथवा अनवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए है महासागरीय ऊर्जा, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा और ऑप्शन सी है कोयला से प्राप्त ऊर्जा और ऑप्शन डी है पवन ऊर्जा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोयला से प्राप्त ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? भारत नाभिकीय विद्युत संयंत्र भारत नाभिकीय विद्युत संयंत्र संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात और ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक एवं प्रदूषक प्राकृतिक एवं प्रदूषण रहित प्राकृतिक एवं प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए है कोयला, ऑप्शन बी है सूर्य, ऑप्शन सी है पानी और ऑप्शन डी है ऑप्शन डी है लकड़ी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है ईंधन है अगला प्रश्न है ईंधन है ईंधन है ईंधन है ईंधन क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सीएनजी है ईंधन है, एलपीजी ईंधन है, लकड़ी ईंधन है या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका क्या है कि सीएनजी भी प्रयोग होता है, एलपीजी भी प्रयोग होता है, लकड़ी का भी प्रयोग होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? हमारा ऑप्शन नंबर एक है बायोमास, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस और ऑप्शन डी है कोयला। ऑप्शन डी है कोयला। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बायोगैस, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ऑप्शन ए है पेट्रोलियम, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों, अर्थात कोयला और पेट्रोलियम दोनों। अगला प्रश्न है कि उष्मा ऊर्जा का स्रोत है वह है उष्मा ऊर्जा का स्रोत वह है जो प्रश्न है उष्मा ऊर्जा का स्रोत वह है
ऑप्शन नंबर ए जो सरलता से प्राप्त हो सके। ऑप्शन नंबर बी है जो प्रति इकाई आयतन अथवा प्रति इकाई द्रव्यमान में अधिक कार्य करे। ऑप्शन नंबर सी है जिसका परिवहन एवं भंडारण आसान हो। और ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर डी है कि ये सभी ये सभी गुण मौजूद हों। तो ऊर्जा का स्रोत, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें ये सभी गुण मौजूद हों। अगला प्रश्न है, खनिजों में किस सेल का उपयोग होता है? खनिजों में किस सेल का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है सूखा सेल। ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रोलाइट सेल। ऑप्शन नंबर सी है सौर सेल। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूखा सेल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सौर सेल सौर सेल और सौर सेल और सौर ऊर्जा का रूपांतरित सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी है नाभिकीय ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी है ताप ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी है विद्युत ऊर्जा में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, गर्म गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है धूप वाले दिन। ऑप्शन बी है बादलों वाले दिन। ऑप्शन सी है पवन वाले दिन। ऑप्शन डी है गर्म दिन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बादलों वाला दिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए है सूर्य। ऑप्शन ऑप्शन बी है चंद्रमा। ऑप्शन सी है पृथ्वी। ऑप्शन डी है कोयला। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य। राइट ऑप्शन होगा ए सूर्य। इस प्रकार हमारा 20 प्रश्न पूरा होता है। तो यहाँ तक अगर आप देख चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़रा लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये वीडियो आपको फ्री में ही मिल रहा है। तो आपको सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा भी नहीं लग रहा है, फ्री में मिल भी रहा है और एक भी पैसा सब्सक्राइब करने का नहीं लगता है, लाइक करने का भी नहीं लगता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन निम्न में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है कोयला। ऑप्शन नंबर बी है लकड़ी। ऑप्शन नंबर सी है पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर डी है बॉयलर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बॉयलर। बॉयलर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। पारंपरिक स्रोत यानी कि हम इसको पहले से ही यूज करते चले आ रहे हैं। तो हमारा राइट राइट आंसर नहीं, ऑप्शन नंबर ए है कोयला। ऑप्शन नंबर बी है सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी है पवन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी है बायोमास। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोयला। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन निम्न में से कौन सा रसायन ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? हमारा ऑप्शन नंबर ए है एथेनॉल। ऑप्शन नंबर बी है प्रोपेनॉल। ऑप्शन नंबर सी है एथेनॉइक अम्ल। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, मतलब जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं?
तो हम किन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है जैव को, ऑप्शन नंबर बी है कोयला को, ऑप्शन नंबर सी है पेट्रोलियम को और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जैव मास। अगला प्रश्न है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? सौर कुकर के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी है अवतल लेंस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है ऊर्जा का मात्रक होता है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी है जूल, ऑप्शन नंबर सी है वाट, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जूल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग उष्मा जल होता है? निम्न में से किसका उष्मा जल होता है? किसका उष्मा जल होता है? ऑप्शन नंबर ए है पेट्रोल, ऑप्शन नंबर बी है डीजल, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? हमारा ऑप्शन नंबर ए है सीएनजी, ऑप्शन नंबर बी है एलपीजी, ऑप्शन नंबर सी है बायोगैस और ऑप्शन नंबर डी है कोयला। हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट करके बता दो। इसमें बहुत सारे लोग गलत करेंगे कि ये क्वेश्चन ही गलत है या ऑप्शन ही गलत है। तो मैं बता देता हूँ कि जो सीएनजी है अच्छा ईंधन है खाना बनाने के लिए, एलपीजी भी अच्छा ईंधन है खाना बनाने के लिए और बायोगैस भी अच्छा है खाना बनाने के लिए। लेकिन इसमें जो कोयला है ये अच्छा ईंधन नहीं है खाना बनाने के लिए, क्योंकि इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बहुत ही प्रदूषण फैलाता है, जिसकी वजह से कोयला को अच्छा ईंधन के रूप में नहीं माना जाता है। ये केवल फैक्ट्रियों में ही प्रयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। देखिए, आप लाइक नहीं करते हैं तो हमें अच्छा भी नहीं लगता है। लाइक कर दिए ताकि दिल को खुशी मिले। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए है दीर्घवृत्ताकार, ऑप्शन नंबर बी है वृत्त और ऑप्शन नंबर बी है वृत्त, ऑप्शन नंबर सी है षटकोणीय और ऑप्शन नंबर डी है अनियमित। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, वृत्त के आकार का है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन नियंत्रित करने में कौन प्रयुक्त होता है? तो ए है ऑप्शन ए है बोरान का छड़, ऑप्शन नंबर बी है स्टील का छड़, ऑप्शन नंबर सी है कैडमियम का छड़, ऑप्शन नंबर डी है एल्युमिनियम का छड़। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैडमियम का छड़। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है? मतलब ग्लोबल वार्मिंग कौन फैलाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रमा और ऑप्शन नंबर सी है सूर्य और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन जैव मास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मास का ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी है गोबर गैस, ऑप्शन नंबर सी है नाभिकीय ऊर्जा और ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी है कोयला। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, इसमें हम क्या बताएं अब? इसमें इसका आंसर कमेंट में बता दो, क्योंकि इसका आंसर आप लोगों को पता है। चलते हैं अगले प्रश्न। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? अथवा अथवा निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? अथवा सौर सेल के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाला तत्व कौन सा है? देखो ये क्वेश्चन एक ही आंसर है, लेकिन क्वेश्चन 3 है। 3 तरीके से इसको पूछा जाता है और हो सकता है कि ये 2026 में आने की संभावना है। चलते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन नंबर ए है जस्ता, ऑप्शन नंबर बी है सोना, ऑप्शन नंबर सी है प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर डी है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी है सिलिकॉन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन। सिलिकॉन। जितने भी सेल बनाए जाते हैं जो चार्जेबल बैटरी वाले होते हैं, वो अधिकतम सिलिकॉन के ही बनाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? क्या कह रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन नंबर ए है डेनियल सेल, ऑप्शन नंबर बी है लेक्वांसे सेल, ऑप्शन नंबर सी है सौर सेल। चलिए हम इसी में से आंसर दे देते हैं। जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है जल विद्युत जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर ए है तापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी है स्थितिज ऊर्जा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि जीव ईंधन अगला प्रश्न है कि जीव ईंधन ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? जीव ईंधन ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है पेट्रोलियम, ऑप्शन बी है बायोगैस, ऑप्शन सी है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी है कोयला। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन खाद्य गैर ईंधन का स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है लकड़ी, ऑप्शन नंबर ए है लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी है गोबर गैस, ऑप्शन नंबर सी है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी है कोयला। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि जिन ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा से निक्षित होते हैं, चाहे निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत प्रत्यक्ष सौर ऊर्जा से संबंध नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी है पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी है बायोगैस। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूतापीय ऊर्जा।
अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य अवयव है। बायोगैस का मुख्य अवयव है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है मीथेन, और ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन H2, और ऑप्शन नंबर डी है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। अगला प्रश्न है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है बल, ऑप्शन नंबर बी है शक्ति, ऑप्शन सी है ऊर्जा, ऑप्शन सी डी है ईंधन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा। अगला प्रश्न है बायोगैस का मुख्य घटक या अवयव है। बायोगैस का मुख्य अवयव या घटक है कौन है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन, ऑप्शन नंबर डी है मीथेन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। अगला प्रश्न है सौर सेल बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला अर्धचालक है। सौर सेल बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला अर्धचालक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिल्वर, ऑप्शन बी हो जाएगा जर्मेनियम, ऑप्शन सी हो जाएगा लेड, और ऑप्शन डी हो जाएगा कापर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम। अगला प्रश्न है जीवाश्म ईंधन को जलाने पर किन गैसों के ऑक्साइड निकलते हैं? जीवाश्म ईंधन को जलाने पर किन गैसों के ऑक्साइड निकलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कार्बन, ऑप्शन नंबर बी है सल्फर, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है बायोगैस ईंधन है। बायोगैस ईंधन है ऑप्शन नंबर ए कोयला का, ऑप्शन बी पेट्रोलियम का, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस का, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है अनवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत है। क्वेश्चन है अनवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन ए है पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी है जैव ऊर्जा, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है लकड़ी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है प्राकृतिक प्राकृतिक गैस ऊर्जा के किस प्राकृतिक गैस ऊर्जा के किस स्रोत हैं? ऑप्शन नंबर ए है अनवीनकरणीय, ऑप्शन बी है नवीनकरणीय, ऑप्शन सी है वैकल्पिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक गैस है, ये खत्म भी हो सकता है ना? प्राकृतिक गैस है तो ये खत्म भी हो सकता है, इसलिए हम इसका आंसर ए लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है 16.02 गुणे 10⁻⁻19 जूल, ऑप्शन नंबर बी है 1.602 गुणे 10⁻⁻19 जूल, ऑप्शन सी है 0.1602 गुणे 10⁻⁻19, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.602 गुणे 10⁻⁻19 जूल। अगला प्रश्न है जल विद्युत स्रोत ऊर्जा का कैसा स्रोत है? जल विद्युत स्रोत ऊर्जा का कैसा स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए है अनवीनकरणीय, ऑप्शन बी है नवीकरणीय, ऑप्शन सी है प्रदूषण मुक्त, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी दोनों। अगला प्रश्न है प्रकाश पड़ने पर अवतल दर्पण का आवर्धन होता है। ये क्वेश्चन
प्रकाश के अपवर्तन से चलाया है। इसको हम स्क्रॉल करते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी है डेनमार्क, ऑप्शन नंबर सी है भारत, ऑप्शन नंबर डी है चीन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क। अगला प्रश्न है, लकड़ी के भौतिक अवक्षेप से बचाव। क्वेश्चन है, लकड़ी के भौतिक अवशेष में बचा अवशेष लकड़ी के भौतिक अवशेष में बचा अवशेष है। ऑप्शन नंबर ए है कोक, ऑप्शन बी है लकड़ी का कोयला या चारकोल, सी है कोलतार और ऑप्शन नंबर डी है राख। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लकड़ी का कोयला अर्थात चारकोल। अगला प्रश्न है, उच्च ताप पर कौन सी घंटी उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया घट जाती है? ऑप्शन ए है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। हमारा राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिमाण होता है। ऑप्शन नंबर ए है 1 MeV, ऑप्शन नंबर बी है 10 EV, ऑप्शन सी है 200 MeV और ऑप्शन नंबर डी है 10 KeV। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 200 MeV। अगला प्रश्न है, लगभग 4 स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर साइज के एक सौर सेल का विभवांतर होता है। लगभग 4 स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर साइज के एक सौर सेल का विभवांतर होता है। ऑप्शन नंबर ए है 0.4 से 0.5 वोल्ट, 4 से 5 वोल्ट, 1 से 3 वोल्ट, 3 से 4 वोल्ट। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.4 से 0.5 वोल्ट तक। अगला प्रश्न है, बॉक्स नुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटों के अंदर का ताप हो जाता है। 3 से 4 घंटों के अंदर का ताप हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 140 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 200 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 140 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, पवन चक्की में ऊर्जा का कौन सा रूप कार्य में रूपांतरित होता है? ऑप्शन ए है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है नाभिकीय ऊर्जा और ऑप्शन नंबर डी है सौर ऊर्जा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन औसतन कितनी सौर ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए है 4 से 7 किलोवाट घंटा, ऑप्शन बी है 11 से 14 किलोवाट घंटा, ऑप्शन सी है 4 से 7 मेगावाट घंटा, ऑप्शन डी है ऑप्शन डी है 11 से 14 मेगावाट घंटा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 से 7 मेगावाट घंटा किलोवाट। 4 से 7 गलत, यहाँ पे ऑप्शन ढक गया था। 4 से 7 किलोवाट घंटा, 4 से 7 किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है, किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न है,
सौर सेलों का समूह जो संयोजित कर विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र को कहते हैं। सौर सेलों का समूह जो संयोजित कर विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र को कहते हैं। ऑप्शन ए है सौर सेल पैनल, ऑप्शन बी है सौर विद्युत उत्पादक संयंत्र, ऑप्शन सी है सौर बैटरी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सौर सेल पैनल, सौर सेल पैनल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा मृत पौधे और पशुओं के अवशेष द्वारा किस प्रकार के ईंधन बनते हैं? ऑप्शन ए है जीवाश्म, ऑप्शन बी है चारकोल, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है गोबर गैस। तो ये आप आंसर बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मैंने एक क्वेश्चन और भी छोड़ा है और ये भी क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आप उस दोनों का आंसर कमेंट में ही बताइएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा के स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया, ऑप्शन बी है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह जाता है, सौर पैनल बनाया जाता है। क्वेश्चन है सौर पैनल बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सौर सेल उपकरण को संयोजित कर, ऑप्शन बी है सौर कुकरों को संयोजित कर, ऑप्शन सी है बहुत से सौर सेलों को संयोजित कर और ऑप्शन डी है इनमें से किसी से नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत से सौर सेलों को संयोजित कर। इस प्रकार ये पूरा क्वेश्चन खत्म होता है। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और यहाँ तक देखने, एनर्जी चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आएगा सब का सब इसमें से ही आएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।